हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में। वी विल बी लर्निंग हाउ द अकाउंट्स एंड फाइनेंस वर्क। इसके अलावा अकाउंटिंग और फाइनेंस बिजनेसेस में कैसे वर्क करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है बिजनेस को, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। मेन टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है दैट इज फॉर आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल पीपल के लिए ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पस के लिए होती है, जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कॉस्ट शीट बनाना, पर यूनिट कॉस्ट क्या है वो पता करना, वेरिएंस रिपोर्ट बनाना, बजट्स बनाना, ये सबको हम डिटेल में समझेंगे ये सारी चीजें क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम दूसरे लोगों के लिए बना रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम खुद के लिए कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस। पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म गाइडलाइंस और रूल्स, मतलब हमें काम कैसे करना है वो हमारी पॉलिसी है, मतलब एक ब्रॉड गाइडलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मैंने एक पॉलिसी बना दी कि भाई एनरोलमेंट का प्रोसेस 3 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये मेरी एक ब्रॉड गाइडलाइन है, मेरी एक पॉलिसी है। बात आती है प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे करना है, वो आपका प्रोसीजर। कि भाई सबसे पहले ये स्टेप फिल करना है कि आप स्टूडेंट से सारे डॉक्यूमेंट्स लो, फिर स्टूडेंट की फीस रिसीव करो, फिर कंसल्ट करो, फिर एनरोलमेंट करो। तो दैट इज प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे होगी वो हमें कैसे पता चलेगी बच्चों, प्रोसीजर्स में। तो प्रोसीजर्स आर स्टेप बाय स्टेप टास्क। जैसे कि अगर सेल्स है तो हमने एक पॉलिसी बना दी कि जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए 2 दिन में गुड्स डिस्पैच हो जाने चाहिए। तो ये हमारी पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें गाइडलाइन सेट करनी है कि 2 दिन में हम कैसे कस्टमर को ऑर्डर पहुंचाएंगे। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन बनाना, दैट इज प्रोसीजर। परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी, कैसे परफॉर्म कर रहा है बिजनेस, तो 3 क्राइटेरिया है। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब होता है कि जितना खर्चा होना चाहिए उतना ही हो रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है और आप उसके लिए 150 पे कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट परचेजिंग थिंग्स इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमी सिंपली मीन्स कि जो चीजें की जा रही है वो खर्चे जो होने चाहिए वो खर्चे मिनिमम कॉस्ट पे हो, अच्छी प्राइस पे आप करो, अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग ना हो, दैट इज इकोनॉमी। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितने रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं, सामने आउटपुट कितना निकल रहा है। अगर तुम 5 घंटे पढ़ते हो, पर 5 घंटे में आप एक भी चैप्टर पूरा अच्छे से नहीं कर पाए, तो मतलब एफिशिएंसी से नहीं पढ़ रहे हो। 5 घंटे मतलब आप इतना बड़ा टाइम डिवोट कर रहे हो, पर सामने आउटपुट कितना निकल रहा है? आउटपुट जीरो निकल रहा है, मतलब देयर इज नो एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना समय हम लगा रहे हैं, जितने रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं, सामने आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, दैट इज अवर एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमने जो गोल और टारगेट सेट किए, वो गोल और टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए, दैट इज इफेक्टिवनेस। जो भी आपने टारगेट सेट किया हो, अगर वो अचीव हुआ, जैसे आपने टारगेट सेट किया हो कि हमारी सेल्स 10% बढ़नी चाहिए, तो अगर वो 10% बढ़ती है मतलब आपने इफेक्टिवली काम किया है। नहीं बढ़ती है इसका मतलब हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमी क्या है? कीपिंग द कॉस्ट लो, कॉस्ट कम, मतलब जितना खर्चा होना चाहिए उतना ही हो, उससे ज्यादा ना हो। एफिशिएंसी का मतलब जितना आप इनपुट दे रहे हो सामने आउटपुट भी वैसा निकले। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो गोल हम तय कर रहे हैं, जो पर्पस हम तय कर रहे हैं, वो पर्पस अचीव हो, दैट इज इफेक्टिवनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया। बैलेंस शीट से ये पता चलता है असेट्स की पोजीशन क्या है, लायबिलिटी की पोजीशन क्या है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, किसके लिए बनते हैं? शेयर होल्डर्स देखना चाहेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, सप्लायर्स देखना चाहेंगे कंपनी के पास कैश कितना है, पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी,
इसके अलावा एम्प्लॉयज वगैरह देखना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स देखना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है बाहर के स्टेक होल्डर्स के लिए हम करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, समराइजिंग, रिपोर्ट बनाना, फाइनेंशियल हेल्थ बताना बिजनेस की, शेयर होल्डर्स को, बैंक को। अब देखो शेयर होल्डर को क्या मतलब है, तो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, तो ऑफ कोर्स वो जानना चाहेगा कि कितना प्रॉफिट कमाया है। बैंक बैंक क्यों जानना चाहेगा, अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक देखना चाहेगा कि आप लोन रीपे करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो। टैक्स अथॉरिटीज ये देखना चाहेगी कि जितना इनकम आप कमा रहे हो उतना आप टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दीज ऑल आर द रीजंस, ये सारे रीजंस होते हैं जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक्स में, द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा यूजिंग कोडिफिकेशन। नाउ ये कोडिफिकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल कस्टमर्स के लिए हमने कोड बना रखे हैं, जैसे सी, अगर गुजरात का कस्टमर है तो सी जी, सी अगर राजस्थान का कस्टमर है तो आर, सी अगर महाराष्ट्र का कस्टमर है तो एम, मतलब हमने कोड बना दिया फिर उनकी नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो बेसिकली ये कोडिंग करने से क्या होता है, हम इजीली उस ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे गुजरात के कस्टमर का चाहिए होगा डेटा, तो मैं सिंपली सी जी करके फाइंड कर लूंगी। राजस्थान का चाहिए तो सी आर करके फाइंड कर लूंगी। कोड जो होते हैं कंपनीज अपने हिसाब से बनाती है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि इस तरह से कोड बन सकते हैं, बट और भी तरीके हो सकते हैं कोडिफिकेशंस के। तीन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट लॉस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिससे हमें ये पता चलता है, इसमें हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं। अगर इनकम और इनकम हमारी ज्यादा है तो वी हैव प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वी आर इन लॉस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम असेट्स, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ये सारी चीजें लिखते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, असेट्स इज इक्वल टू आपकी लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स की इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये बताता है कैश इनफ्लो कितना हुआ है, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। दैट इज व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट टेल्स अस, हाउ मच इज द कैश इनफ्लो एंड हाउ मच इज द कैश आउटफ्लो, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अलग अलग एक्टिविटीज से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो हो रहा है, तो दैट इज कैश फ्लो। ये हमें ये बताता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है कैश का। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनने चाहिए। अभी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि दुनिया भर में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं, जनरली एक्सेप्टेड है। जैसे कि पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी का। बिजनेस एंटिटी का मतलब यू एंड योर बिजनेस आर नॉट सेम। आप और बिजनेस अलग हो। आपके खर्चे आप बिजनेस में नहीं लिखोगे, आपकी इनकम आप बिजनेस में नहीं लिखोगे, बिजनेस के खर्चे अलग लिखे जाएंगे, बिजनेस की इनकम अलग लिखी जाएगी। मतलब बिजनेस का सारा डेटा आपको सेपरेट मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई बहुत बड़ा स्टोर है, तो आपने क्या किया है कि आपने जैसे अभी कुछ घूमने फिरने का खर्चा किया, तो वो खर्चा आप बिजनेस में नहीं डालोगे, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। अगर आप हाँ बिजनेस के लिए कहीं मीटिंग करने गए, बाहर गए, तो दैट इज फाइन। पर ये जो खर्चा है, ये आपका जो खर्चा है, दैट इज नॉट योर बिजनेस इज एक्सपेंस, दैट इज योर एक्सपेंस। प्रूडेंस क्या है? प्रूडेंस का मतलब होता है कि भाई कंजर्वेटिव सोच रखो। कंजर्वेटिव सोच का मतलब अगर तुम्हें लगता है कि नुकसान होने वाला है, तो उसके लिए तुम पहले ही प्रोविजंस वगैरह बना लो। पर इनकम को हम पहले से रिकॉर्ड करके नहीं रखते। जैसे तुम्हें लगता है कि मेरे को अगले साल इनकम होने वाली, तो वो हम पहले से रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। पर अगर लगता है नुकसान होने वाला है, तो वो हम पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं। दैट इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच रख के चलेंगे, आप ये सोचकर चलेंगे नुकसान है तो पहले ही रिकॉर्ड कर दो। पर अगर आपको प्रॉफिट या गेन होने वाला है, तो जब एक्चुअली आपको गेन हो तभी आप रिकॉर्ड करो। अक्रूअल्स, अक्रूअल्स का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन जिस पीरियड का है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब इसे समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आपका ईयर चलता है, 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जन से 31 दिसंबर। ऑल राइट, 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपका ईयर चलता है। अब यहाँ पे आपने
दिसंबर का जो सैलरी है, दिसंबर का सैलरी वो अगले साल आप पे कर रहे हो। जैसे दिसंबर 2026 का जो सैलरी है, वो सैलरी आप जनवरी में पे कर रहे हो, ठीक है? तो दिसंबर का सैलरी इज़ बीइंग पेड इन जनवरी। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ कि इसका जो रिकॉर्डिंग है, वो इस साल में होगा कि अगले साल में होगा बच्चों? Whether it will be done in this year or in the next year. ओके, यहाँ पे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सैलरी इस साल की है, पे भले तुम नेक्स्ट ईयर करो मगर उसका रिकॉर्डिंग इसी साल हो जाएगा, क्योंकि इस साल का खर्चा इसी साल में लिखोगे, भले पेमेंट आप बाद में करो। सेम वे इस साल की इनकम इसी साल में लिखनी है, भले वो एक्चुअली आपको बाद में मिली हो। तो दैट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट है कि जो जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखा जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में मत लिखो। जैसे अगर सैलरी भी जनवरी मंथ की आप फेब में पे कर रहे हो, पर आप सैलरी का खर्चा जैन का जैन में लिखोगे, फेब का फेब में लिखोगे। जब आप एक्चुअल पे करो तब एंट्री नहीं करनी होती, जब वो खर्चा ड्यू हो जाता है तब आपको एंट्री करनी है। अगर सैलरी आपकी मंथ एंड पे ड्यू हो रही है तो उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड कर दो। समझ आया? गेटिंग दिस क्लियरली? ठीक है? बच्चों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीडब्ल्यू ऐप पे इस बैच में एनरोल करना पड़ेगा और वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आई नो आपकी क्वेरीज रहती है, मैम हमको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पीडब्ल्यू ऐप पे इस बैच में एनरोल करना है एंड यू विल फाइंड द नोट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप क्यों बनाएंगे? ये रिक्वायर्ड है, लॉ में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है? इसके जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स आर आल्सो गिवन बाय लॉ। मतलब आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते हो, जिस फॉर्मेट में लॉ बोलता है उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। दे आर मेड फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जैसे सप्लायर, बैंक, शेयर होल्डर्स। इन सब के लिए हम ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों? ऑलराइट। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, प्रूडेंस हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बिजनेस अलग है, आप अलग हो, दोज कॉन्सेप्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। अब आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट खुद के लिए यूज कर रहा है, इंटरनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होगी। जो हम खुद के लिए कर रहे हैं वो कौन सी अकाउंटिंग होगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो प्रोडक्ट बनाने का, एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना आ रहा है, दैट इज कॉस्टिंग। अब जैसे एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना आ रहा है, क्या आप वो बाहर वालों को बताएंगे कि हम ये प्रोडक्ट 10 रुपए में बनाते हैं, 15 में आपको बेचते हैं? नहीं बताएंगे ना। मतलब कॉस्टिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? दैट वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्फ। ये तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। कॉस्टिंग इज डन फॉर आवरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। बजटिंग, बजट्स भी हम बनाते हैं कि जैसे नेक्स्ट ईयर में आप बजट बना रहे, रॉ मटेरियल का खर्चा कितना करना है, लेबर पे कितना खर्चा करना है, सेल्स हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बजट्स बनाते हैं, ये भी हम खुद के लिए बनाते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं बनाते। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन बजट वर्सेस एक्चुअल। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो, आपने सोचा था रॉ मटेरियल आप $15,000 के खरीदोगे, पर एक्चुअल 16,000 का रॉ मटेरियल आया। मतलब 1,000 का जो वेरिएंस है वो एडवर्स वेरिएंस है, आपने जो सोचा उससे ज्यादा खर्च हुआ। पर अगर 15,000 का आपने बजट सोचा होता और 14,000 ही खर्च हुआ होता, तो वो वेरिएंस फेवरेबल वेरिएंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप गोवा घूमने जाते हैं 50,000 का बजट लेके, पर एक्चुअली आप 80,000 खर्च करके आ रहे हो, मतलब 30,000 का एडवर्स वेरिएंस है। और यहाँ पे ये क्लियर शो होता है कि आपने जरूरत से ज्यादा स्पेंड किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वेरिएंस एनालिसिस क्या करता है? डिफरेंस निकालता है कि बजट कितना है, एक्चुअल कितना है, वेरिएंस फेवरेबल है कि एडवर्स है। डिसीजन सपोर्ट,
कभी-कभी मैनेजमेंट जो है सेंसिटिविटी एनालिसिस करता है। अभी सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा फोरकास्ट किया है, बजट बनाया कि हमारा सेल्स जो होगा 1 लाख यूनिट्स बिकेंगे, ठीक है? पर अगर हम ये देखें कि अगर सेल्स 10% कम हुई, तो क्या? दैट इज़ सेंसिटिविटी एनालिसिस। व्हाट इफ द सेल्स इज़ नॉट 1 लाख, व्हाट इफ द सेल्स इज़ 90,000 और 80,000? तो ये होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस की व्हाट इफ सिनेरियो चेक करना, अगर ऐसा नहीं, ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर हमको रॉ मटेरियल क्रेडिट पे ना मिलेगा तो क्या होगा? दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस जो हम करते हैं। ये सारी चीजें हम इंटरनल पर्पस के लिए करते हैं, प्लानिंग करने के लिए करते हैं, डिसीजंस के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आता है ट्रेजरर। ट्रेजरर जो होता है कंपनी में कैश को मैनेज करता है, लिक्विडिटी को मैनेज करता है, इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। ट्रेजरर मैनेज द लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। इसका पहला काम है वर्किंग कैपिटल मैनेज करना। वर्किंग कैपिटल कैसे हम निकालते हैं? तो वर्किंग कैपिटल इज इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स माइनस पेबल्स। सिंपल भाषा में बोले, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपकी वर्किंग कैपिटल है। करंट असेट्स में क्या क्या आता है? तो इन्वेंट्री आती है, स्टॉक आता है, रिसीवेबल्स मतलब आपके डेटर्स, और पेबल्स होते हैं आपके करंट लायबिलिटीज में होते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वो हमारी वर्किंग कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल हमको चाहिए रहती है बिकॉज वर्किंग कैपिटल से ही हमारे डे टू डे खर्चे चलते हैं, बिजनेस ऑपरेट होता है। तो वर्किंग कैपिटल बैलेंस मेंटेन रहे, ये काम किसका है? ट्रेजरर का है, कि इतना पैसा तो होना चाहिए कि हमारा बिजनेस चलता रहे रोटेशनल बेसिस पे। टैक्स को मैनेज करने का काम भी ट्रेजरर का है। अब देखो, टैक्स को मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, टैक्स चुरा रहे हो। टैक्स इवेजन इज इलीगल। इवेजन का मतलब होता है कि आप टैक्स की चोरी करो। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 करोड़ कमा रहे हो, पर आप टैक्स दे रहे हो 50 लाख के ऊपर, तो ये क्या है? ये टैक्स इवेजन है, ये टैक्स की चोरी करना हुआ, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें, टैक्स मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है मैं टैक्स रिड्यूस कर रही हूँ मगर लीगल तरीकों से। जैसे लॉ ने बोला कि आप इतना इन्वेस्ट कर दो तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, तो मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप होम लोन लेते हैं तो वहां पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो ये लीगल तरीके हैं टैक्स कम करने के। पर अगर मैं टैक्स की चोरी करती हूँ तो वो टैक्स इवेजन है। अगर मैं प्रॉपर लीगल तरीके फॉलो करती हूँ तो वो टैक्स मिटिगेशन है। टैक्स इवेजन क्रिमिनल ऑफेंस है, ध्यान रखिएगा। टैक्स इवेजन जो है, टैक्स की चोरी करना, और वो इलीगल है, बिल्कुल गलत है, क्रिमिनल ऑफेंस है। टैक्स मिटिगेशन का मतलब होता है कि आप जो है पूरे प्योर लीगल तरीकों से, प्योर लीगल मेथड्स टू रिड्यूस टैक्स, ठीक है? अब एक और वर्ड आता है, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस वैसे तो लीगल है, दो इट इज लीगल, तो टैक्स अवॉइडेंस में होता क्या है बच्चों? कभी कभी लॉ में लूप होल्स होते हैं। लूप होल्स का मतलब होता है कभी कभी कानून में कुछ कमियां होती है, और हम उन कमियों को मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज करके उसका फायदा उठा रहे हैं, दैट इज होल्स। कभी कभी उन कमियों का फायदा उठाकर अगर आप टैक्स रिड्यूस कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्स अवॉइडेंस। समझ आया? गेटिंग इट? टैक्स मिटिगेशन 100% लीगल है, टैक्स इवेजन 100% इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है वैसे तो, पर आप कभी-कभी अवॉइडेंस में क्या करते हो? लूप होल्स का फायदा उठा रहे हो। तो वो नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज़ उनसे लिखना रह गई हो या किसी चीज़ का रूल बनाना रह गया और आप उस चीज़ का फायदा उठा रहे हो। दैट इज़ टैक्स अवॉइडेंस। अब आता है ऑडिट। ऑडिट हमें क्यों करवाना है? क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है। देखो, पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, ठीक है? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बताए कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। पैसा शेयर होल्डर का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर बनाते हैं, तो शेयर होल्डर कैसे ट्रस्ट करेगा कि डायरेक्टर ने सब कुछ सही लिखा है? और डायरेक्टर ने कोई चीज मैनिपुलेट नहीं की, ये चीज को शेयर होल्डर कैसे ट्रस्ट करेगा? तो इसके लिए हम ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट का मतलब चेक करवाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। तो ऑडिटर्स चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और फिर हम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देते हैं।
एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम ऑडिट करवाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को बना के देगा और ये बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। एंड इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फर्म, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता है, कोई बाहर का शख्स आकर ऑडिट करता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी नोटबुक तुम्हारी बुआ चेक करे तो ऑब्वियसली वो सब कुछ अच्छा ही लिखेगी। तुम्हारी नोटबुक कोई ऐसा पर्सन चेक करे जिसका तुमसे लेना देना नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उसका ओपिनियन को मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी। अगर तुम रिलेटेड पर्सन से चेक कराओगे तो मैं उसको कैसे ट्रस्ट करूंगी? समझ आ रहा है? गेटिंग इट? तो एक्सटर्नल ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट शख्स होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और शेयर होल्डर्स को बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं है। बात होती है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हम खुद से वॉलेंटरी करवा सकते हैं कि भाई बाहर वाला आके चेक करे, इससे पहले हम भी अपने घर में कुछ चीजें चेक करवा लें। इंटरनल ऑडिट वॉलेंटरी अपनी मर्जी से कराते हैं। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है। किसको देता है? ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी मतलब जहां पे सारे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहा है, वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दे रहा है कि आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, रिस्क कहाँ ज्यादा है, कहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। ये चीजें इंटरनल ऑडिटर चेक करके डायरेक्टर्स को या फिर ऑडिट कमिटी को बताएगा। बात यहाँ पे ये भी आती है कि इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमें लगा था कि हमारे वेयरहाउस में चोरी हो सकती है, तो हमने उसमें कैमरा लगाया। कैमरा लगाया मतलब क्या? आपने कंट्रोल लगाया है गलत चीज को रोकने के लिए। अब इंटरनल ऑडिटर क्या देखेगा? इंटरनल ऑडिटर ये देखेगा कि कैमरा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गलत को रोकने के लिए हम कंट्रोल्स लगाते हैं और इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, कंपनी का खुद का एम्प्लॉय हो सकता है, बाहर वाला पर्सन हो सकता है। इसका जो एरिया ऑफ वर्क होता है ये डायरेक्टर्स तय करते हैं कि क्या क्या चीजें चेक करानी है। मगर एक्सटर्नल ऑडिटर अपना चेकिंग खुद तय करेगा कि वो क्या क्या चेक करेगा। और एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने आया है, पी एंड एल बैलेंस शीट करेक्ट है कि नहीं, ताकि वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर पाए, शेयर होल्डर का ट्रस्ट इश्यू दूर कर पाए। समझ आया? इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट पे हम नोट लिख लेंगे। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं होती है, नॉट कंपलसरी, मगर एक्सटर्नल ऑडिट माइट बी कंपलसरी। स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनीज के लिए तो कंपलसरी होती है। ठीक है। इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, एनीवन कैन परफॉर्म इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिटर क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट पर्सन ही एक्सटर्नल ऑडिट कर सकता है, क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट पर्सन। व्हाट दे चेक? इंटरनल ऑडिटर क्या चेक करता है? इंटरनल ऑडिटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें चेक करता है। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या चेक करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो चेक करता है। ठीक है। वो लोग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है या तो ऑडिट कमिटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप बच्चों, अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी डायरेक्टर्स करते हैं, अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स। और एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या-क्या आता है? तो देखो 2 चीज़ होती है, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा जो एकदम रॉ है, जो अभी तक मीनिंगफुल नहीं बना है, इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 10, तो सिर्फ 10 से कुछ समझ आएगा क्या? नहीं। पर अगर मैं बोलूँ यू शुड स्टडी 10 आवर्स, आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो अब ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब आप कुछ समझ पा रहे हो। जब मैंने सिर्फ 10 बोला था, तो कुछ भी नहीं समझ आया था। पर जब मैं बोलती हूँ 10 आवर्स ऑफ स्टडी, तो अब आप समझ पाएँगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो रॉ है वो डेटा है, जो मीनिंगफुल है वो इंफॉर्मेशन है। सोर्सेस इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो प्राइमरीली फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, जैसे अकाउंट से। मैनेजमेंट रिकॉर्ड से आपको कॉस्ट वगैरह पता चलती, कॉस्ट की खबर मिलती है। पिछले साल की रिपोर्ट से आप कंपेयर कर सकते हो। कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हो एनालिसिस के लिए। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से, वो हमें पता है, पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। पी एंड एल में हम क्या लिखते हैं? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कितना आपका इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगा। फाइनेंशियल पोजीशन में हम लिखते हैं बिजनेस का असेट और लायबिलिटीज और कैपिटल। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब एक आती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। वैसे इसका हिंट मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी में बताया था। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स हैं। मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जो यूजर को वो सारी इंफॉर्मेशन देती है जो यूजर को चाहिए। तो रिपोर्ट जो आईआईआरसी ने दी है, दैट टेल्स द स्टोरी हाउ अ कंपनी क्रिएट्स वैल्यू ओवर द टाइम। 6 तरह की कैपिटल आप लिखते हो। अब जैसे आप नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हो, आप क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल। पर जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाओगे तो आप 6 कैपिटल लिखोगे। कौन कौन सी? सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज, दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है। फिर आती है आपकी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे आपका बिल्डिंग, मशीनरी, जहाँ पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, वो आपकी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है। फिर आती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ऑब्वियसली ये भी आपके लिए कैपिटल है कि आपके पास कितने तरह के एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्टीज ऑफ पीपल जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी कैपिटल से आपको फायदा होगा। फिर आती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपके एम्प्लॉयज कितने मोटिवेटेड हैं, हेल्थ उनकी कैसी है, हेल्थ, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, कि अगर वो मोटिवेटेड है तो अच्छा काम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल जो होती है, यहाँ पे ये कि आपका स्टेक होल्डर से रिलेशन कैसा है, रिलेशन विद द स्टेक होल्डर्स, दैट इज सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या है? नेचुरल कैपिटल का मतलब जैसे वो सारे रिसोर्सेस जो हम यूज करते हैं, लाइक एयर, वाटर, ये सारी चीजें, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और वैल्यू जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज योर नेचुरल कैपिटल। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जहां पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मतलब हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर जानना चाहता है वो आप उसमें लिख रहे हैं। इसमें आप अलग अलग तरह की कैपिटल लिखते हैं, लाइक जो नॉर्मल फाइनेंशियल कैपिटल है, नेचुरल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल रिलेशनशिप कैपिटल, सारी कैपिटल हम लिखते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या जाना? इस चैप्टर में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जाना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या थी? पी एंड एल, बैलेंस शीट, जो बाहर वालों के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंटरनल पर्पस के लिए हो रही, जैसे कॉस्ट निकालना, बजट्स बनाना, वेरिएंस रिपोर्ट्स बनाना, दैट वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये इंटरनल पर्पस के लिए है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। वेरिएंस का मतलब एक्चुअल और बजट के बीच का डिफरेंस। इसके अलावा हमने पढ़ा एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटर्स वर्क। ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ये चेकिंग क्यों करता है? ताकि शेयर होल्डर्स को जो ट्रस्ट इशू है वो रिजॉल्व हो पाए। एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को बनाकर देगा। रिपोर्ट एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर करते हैं, और ये 100% इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, क्वालिफाइड हो। इंटरनल ऑडिट हम वॉलेंटरी करा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट चेक कराने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल्स चेक कराने के लिए।
ये ऑडिट कोई भी कर सकता है, कंपनी का खुद का पर्सन भी या बाहर वाला भी, ये कंपल्सरी नहीं होती। ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमिटी को देता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक नए तरह की रिपोर्टिंग है जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल को मर्ज करके रिपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यूजर शुड नो। इसमें 6 तरह की कैपिटल हम मेंशन करते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल जो शेयर्स और डिबेंचर्स वाली कैपिटल होती है। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपके पास जो लोग हैं उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो वो। इसके अलावा आती है आपकी ह्यूमन कैपिटल, आपके पास जो लोग हैं वो कितने स्किलफुल हैं, मोटिवेटेड हैं, हेल्दी हैं, क्योंकि तभी वो लोग काम में इनपुट दे पाएँगे। देन वी हैड दिस नेचुरल कैपिटल, एयर, वाटर जो हम यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली हमको बिज़नेस में हेल्प करती है। आप कितने नेचुरल रिसोर्सेज़ को कंज़्यूम कर रहे हो, वो भी आप मेंशन करोगे। ह्यूमन एंड रिलेशनशिप कैपिटल, हमारा स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशन कैसा है, क्योंकि अगर वो अच्छा है मतलब वैल्यू क्रिएशन विल बी गुड। अगर स्टेक होल्डर्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सप्लायर्स आपको सामान देना बंद कर दे, कस्टमर्स आपसे सामान खरीदना बंद कर दे, तो दैट इज़ आल्सो अ कैपिटल फॉर द बिज़नेस। तो ये सारी कैपिटल हमने पढ़ी है। कोका कोला के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है और वो सीक्रेट फॉर्मूला उस कंपनी के 3 लोगों को ही पता है। ये चीज़ कौन से कैपिटल में जाएगी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे, ठीक है? यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये चीज़ कौन सी कैपिटल में फॉल करेगी। द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाली कैपिटल। एंड ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज एनरोल योरसेल्फ इन द आधार बैच ऑफ पीडब्ल्यू ऐप, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे ट्यून्ड, विल बी ब्रिंगिंग समथिंग मोर सून।